हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जय अकेडमी सिक्कर। और आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो। तो अब देखो, इसमें अपना इस चैप्टर के अंदर सेकंड चैप्टर जो अपना चल रहा था उसमें काफ़ी कुछ अपन ने देख लिया था। एक दो टॉपिक और बच रहे थे। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी वो चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है चीज़ तो अपन को पता है कि कैपेसिटर जो है, कि जैसे कैपेसिटर है उसको अपन चार्ज दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और वर्क कर रहे हैं तो वर्क ही क्या हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, तो अब किसी भी कैपेसिटर को क्यू चार्ज देने में कितना वर्क किया गया, वो वर्क ही उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता गया, वो ही उसकी एनर्जी हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं क्या निकाल लूँ कि मैं ये निकाल सकता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास में ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये मान लिया अपन ने ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को यदि क्यू चार्ज दिया गया तो क्यू चार्ज देने में यदि डब्ल्यू वर्क किया गया तो ये डब्ल्यू वर्क ही इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कुल मिला के वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो ये मेरे पास में कैपेसिटर की एक प्लेट है। इस प्लेट की बात नहीं कर रहे अपन, फिलहाल इस प्लेट की बात कर रहे हैं। इस प्लेट को मैं इन्फिनिटी से चार्ज लाता जा रहा हूँ। चार्ज कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से चार्ज मैं लाता जा रहा हूँ, चार्ज को लाता जा रहा हूँ तो वर्क मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, वर्क करता जा रहा हूँ। अब जैसे मान लो इन्फिनिटी से मुझे क्यू चार्ज को लेकर आना होगा, इस प्लेट को मुझे क्यू चार्ज देना है। ठीक है, क्यू का मतलब कितना भी हो सकता है, जैसे मान लो 100 माइक्रोग्राम चार्ज देना है। तो मैं ऐसा नहीं कि 100 माइक्रोग्राम एक साथ में ले आऊँगा। मैं क्या करूँगा, 1 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम, 4 माइक्रोग्राम, इस तरह से छोटे छोटे चार्ज लेकर आऊँगा। छोटे छोटे चार्ज को लाने में जितना वर्क किया जाएगा उन सारे वर्क को मैं ऐड कर दूंगा और ऐड करने से मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क ही इसके अंदर एनर्जी स्टोर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, मैं ये मान लेता हूँ किसी टाइम पर, ठीक है, जब मैं थोड़े थोड़े चार्ज ला रहा था तो किसी टाइम पर इस कैपेसिटर के पास में क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ और किसी टाइम पर इसके पास में क्यू चार्ज आ गया। जब चार्ज क्यू आ गया तो पोटेंशियल कितना हो गया, मान लो V डैश हो गया। इस कैपेसिटर की प्लेट की जो कैपेसिटेंस थी वो कैपेसिटेंस अपन ने मान ली C थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V डैश। C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, और Q इक्वल्स टू होता है CV। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो Q होगा वो Q किसके इक्वल होगा, CV डैश के हो जाएगा। और V डैश किसके इक्वल होगा, V डैश जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन C के। यानी कि किसी टाइम पर जब इसके पास में Q चार्ज था तो Q चार्ज होने पर उस टाइम पर इसके पास पोटेंशियल V था और इसकी कैपेसिटेंस C थी। तो अपने पास ये हो गया कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V डैश या V डैश इक्वल्स टू Q/C। अब देखो, जब इसके पास में क्यू चार्ज था, अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से मैं और चार्ज लेकर आया, कितना, dq। इन्फिनिटी से यदि मैं dq चार्ज को लेकर आया हूँ तो इन्फिनिटी से q चार्ज को v पोटेंशियल तक लाने में जो वर्क डन होता था उसका फॉर्मूला होता था qv। पढ़ा है अपन ने कि q चार्ज को v पोटेंशियल तक लाने में वर्क डन का फॉर्मूला होता था qv। अब मैं चार्ज कितना ला रहा हूँ, dq, और कितने पोटेंशियल तक लेकर आ रहा हूँ, v डैश। तो वर्क डन जो होगा इस स्मॉल dq चार्ज को लाने में जो स्मॉल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये चीज़ क्लियर है सबके। ये अपने पोटेंशियल की डेफिनेशन से पढ़ा था कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू W/Q। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाता है, QV, कि Q चार्ज को V पोटेंशियल तक लाने में वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो अब यहाँ पे मैं dq चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, dq चार्ज को V डैश पोटेंशियल तक लेकर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब dW इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल dq इंटू V डैश। ठीक है, V डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो V डैश की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो dW क्या हो जाएगा, ठीक है, V डैश की वैल्यू पहले ले आओ तो Q अपॉन C इंटू dq हो जाएगा। ये तो dq चार्ज को यहाँ तक लाने में स्मॉल वर्क हुआ। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे चार्ज को ले आऊँगा और छोटे छोटे वर्क निकाल लूँगा। छोटे छोटे वर्क निकाल लूँगा तो सारे वर्क को ऐड कर दूँगा तो मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। ऐड करने का तरीका अपने पास क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा, dW इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
क्यू बाई सी डी क्यू, क्यू बाई सी डी क्यू। और मैं चार्ज कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, पहले कितना चार्ज था, जीरो, जीरो चार्ज था, जीरो से कहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, कैपिटल क्यू चार्ज तक लेकर आ रहा हूँ। मान लो फाइनल इस पर चार्ज कितना लाना है, कैपिटल क्यू, तो इसका मतलब मैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, जीरो से कैपिटल क्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, सी कॉन्स्टेंट है, कैपेसिटेंस तो कॉन्स्टेंट होती है, तो कैपेसिटेंस को बाहर ले आओ, 1/c बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, जीरो से कैपिटल क्यू, क्यू इंटू डी क्यू हो जाएगा। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, जीरो से कैपिटल क्यू, तो डब्ल्यू जो हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल स्मॉल क्यू की जगह एक बार कैपिटल क्यू और जीरो, तो बचेगा क्या, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये वर्क मुझे करना पड़ेगा, और जितना मैं वर्क करूँगा उतनी ही तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी कितनी होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, यानी कैपेसिटर के पास में यदि क्यू चार्ज है और उसकी कैपेसिटेंस c है, तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी हुई है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, अब इस देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो जब इसके पास में, अभी अपन ने इस प्लेट को चार्ज नहीं दिया है, अभी तो अपन इस प्लेट को चार्ज दे रहे हैं, अभी तो इस पर और चार्ज लाना है। ठीक है, उसमें भी हो सकता है वर्क करना पड़े, मुझे तो पूरा कैपेसिटर ही तो बनाना है, अभी तो अपन ने एक प्लेट को ही चार्ज दिया है। ठीक है, अब देखो, मान लो जब इस पर क्यू चार्ज आ गया, इसकी कैपेसिटेंस सी हो गई, उस टाइम पर इसके पे पोटेंशियल कितना हो गया, वी हो गया था। ठीक है, जब इसकी कैपेसिटेंस सी है और उससे क्यू चार्ज फाइनल चार्ज ले आए, ठीक है, जितना लाना था, तो उस टाइम पर इस पर पोटेंशियल यदि वी हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू इक्वल्स टू सी वी हो सकता है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं क्यू इक्वल्स टू क्या हो सकता है, सी वी। इस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला वो निकल के आएगा 1/2, सी से एक सी कैंसिल, सी वी स्क्वायर, यानी कि एक और एनर्जी का फॉर्मूला जो आता है वो आता है 1/2 सी वी स्क्वायर। और देखो एक फॉर्मूला वो निकलेगा कैसे, c इक्वल्स टू क्या हो सकता है, q बाई वी, और यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, q इक्वल्स टू सी वी से अपन ने क्या किया, q इक्वल्स टू सी वी में अपन ने रखा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और फिर अपन को एक और फॉर्मूला पता है कि c इक्वल्स टू होता है q बाई वी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि अपन वापस बात करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में c इक्वल्स टू q बाई वी पुट करेंगे, तो u जो आएगा वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और c की जगह अपन बोल देंगे q अपॉन वी। q से q कैंसिल, v ऊपर चला जाएगा, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 क्यू वी। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है 1/2 क्यू वी। अब देखो तीन एनर्जी के फॉर्मूले आए हैं, कौन कौन से, एक तो आया है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आया है, एक आया है 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर, और एक आया है 1/2 क्यू वी। तो ये तीन एनर्जी के फॉर्मूले आए हैं, तीनों ही सही है। किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है वो डिपेंड करेगा कि अपन को क्या वैल्यूज़ दे रखी है। यदि मुझे Q और C दे रखा है तब तो मैं फॉर्मूला ये वाला काम में लूँगा, यदि मुझे C और V के बारे में कुछ पता है तो मैं फॉर्मूला ये वाला काम में लूँगा, यदि मैं Q और V के बारे में मुझे कुछ पता है तो फॉर्मूला मैं ये वाला काम में लूँगा। तीनों फॉर्मूले अपनी जगह सही है, किस टाइम पर कौन सा फॉर्मूला अपन को न्यूमेरिकल में काम में लेना है वो डिपेंड करेगा कि अपन को कैसी कैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है। ठीक है, तो ये तो अपने पास में आ गया, u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 क्यू वी। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अभी तक अपन ने इस प्लेट को चार्ज नहीं दिया है, नहीं दिया, तो इस प्लेट को चार्ज देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने तो इस पर ही तो चार्ज लाने में वर्क एनर्जी निकाली, अभी तो इस प्लेट को चार्ज और देना पड़ेगा, क्या इसमें भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। देखो इस पर जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो इंडक्शन के कारण इस पर इधर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का क्यू, और बाहर की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का क्यू, और बाहर वाले सरफेस को अपन ने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। तो इस माइनस के क्यू चार्ज को लाने में क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि प्लस का क्यू ने माइनस वाले को अपने आप ही इधर की तरफ इंड्यूस कर दिया, और बाहर जो प्लस गया था वो अर्थ में चला गया। तो इस प्लेट पे चार्ज लाने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, मुझे केवल इस प्लेट पे चार्ज लाने में वर्क करना पड़ा, और जितना वर्क किया उतनी ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई। क्लियर। अब देखो, अब मेन चीज़ ये तो फॉर्मूले तो हैं ही, अब इसमें पूछा जाता है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है
वो कौन सी फॉर्म में होती है और कहाँ होती है। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है और कहाँ होती है। ठीक है, दो चीज़ अपन से पूछी गई, तो कौन सी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। ये चीज़ तो अपन ने देख ली कि एनर्जी कौन सी फॉर्म में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो एनर्जी स्टोर तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है वो चीज़ समझो। कहाँ हो रही है कैसे पता चले कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के बीच में या वॉल्यूम के अंदर ही वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। याद रखना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में ही ये एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, और दोनों प्लेटों के बीच के जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में वो एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर। तो अब अपने पास में ये पता चल गया अपन को कि एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है। ठीक है, ये अपन को पता चल गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जिसको अपन नाम देते हैं, इसको अपन थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। इसको अपन नाम देते हैं, अलग से एक टॉपिक अपने पास में आता है जिसको नाम दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी। इसको नाम दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी, और स्मॉल यू से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि जितनी भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इसके अंदर, यू एनर्जी स्टोर हुई है। कितने वॉल्यूम में, मान लो इसका वॉल्यूम जो है वो V था, V अपन नहीं लिख रहा क्योंकि V से अपन ने पोटेंशियल भी लिया है, तो अपन एक बार V को छोड़ते हैं। तो एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस में होती है, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में स्टोर हुई। वॉल्यूम कितना है इन दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच का वॉल्यूम समझो, ये समझना। जैसे ये दोनों प्लेटें हैं, इसके बीच में ये वॉल्यूम कितना है, ये वाला। ठीक है, सरफेस एरिया इनटू डिस्टेंस, ये तो वॉल्यूम होगा। इसका सरफेस एरिया इनटू ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो इसका सरफेस एरिया जो है प्लेटों का वो मैंने A मान लिया, और डिस्टेंस यदि मैं D मान लूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू डी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होएगा, टोटल एनर्जी अपॉन A इंटू डी, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को मैंने V से नहीं लिखा है, V से लिखते हैं वैसे, लेकिन V यहाँ पोटेंशियल, इसने मैंने वॉल्यूम को तोड़ के लिख दिया, सरफेस एरिया इनटू डिस्टेंस। ये क्या हो जाता है अपना एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्लियर। अब देखो अपने पास में एक फॉर्मूला ये आएगा कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C का, यदि डिस्टेंस D है, एरिया A है, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो अपन पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला मुझे बनाना है एनर्जी डेंसिटी का, बस यही बना रहा हूँ। अपने पास फॉर्मूला ये आया था U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C आया था। देखो यहाँ से यदि मैं बात करूँ कि C की वैल्यू यदि उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे कैसे, और C की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगा। ठीक है, और समझो। ठीक है, D ऊपर चला जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से U जो आएगा, U वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये हो जाएगा अपने पास में क्यू स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। और समझो। ठीक है, अब इसको समझना। अब देखो अपने पास एक फॉर्मूला होगा, इन कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं अपन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ से यदि अपन Q की वैल्यू निकालें तो Q क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, ये Q का वैल्यू आ जाएगी। इस Q की वैल्यू को यहाँ पुट करो, जब यहाँ पुट करेंगे तो U इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर
ई का स्क्वायर ए का स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। भी सारी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यू स्क्वायर हो रहा है तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया, और डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए के से ए के कैंसिल, तो यू इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट एक बचा था, और ई स्क्वायर ये तो पूरा कैंसिल हो ही गया, एप्सिलॉन नॉट से एक ही कैंसिल हो गया, एक तो एप्सिलॉन नॉट बचा, ई स्क्वायर पूरा बचा, एक ए से एक कैंसिल हो गया तो एक ए बचा और एक डी बचा, बच गया। ए डी को नीचे ले आओ, ये तो क्या है आई है अपने पास में, टोटल एनर्जी स्टोर्ड आई है, अपन को तो यूनिट वॉल्यूम में निकालनी है, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है यू अपॉन ए डी, तो इस ए डी को नीचे ले आओ, तो ए डी को जब नीचे लेकर आएंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला मेरे पास में आता है, ये फॉर्मूला अपने पास में आता है एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, या फिर अपन बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो अपने पास ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या हाफ सी वी स्क्वायर या 1/2 क्यू वी। जैसी वैल्यूज़ दे रखी है वैसी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और देखो यहाँ से एक चीज़ पता भी चल रही है, अपन ने बोला था कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस में होती है, वॉल्यूम में होती है, तो वॉल्यूम में होती है तो टोटल एनर्जी किस में स्टोर हुई है, ये पूरे वॉल्यूम में, तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी हुई है यू अपॉन ए डी, तो अपन ने वॉल्यूम से ही तो डिवाइड किया है। इसका मतलब जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कहाँ स्टोर हुई है, पूरे वॉल्यूम में, दोनों प्लेटों के बीच का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हुई है, और कौन सी फॉर्म में स्टोर हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है। क्लियर, तो ये तो अपना एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसके अंदर। एनर्जी कम है आज मेरे में भी, आज पता नहीं तबीयत जो है कल से ही थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। आज सोचा था वीडियो नहीं बनाऊं, आज मैंने ये सोचा था कि आज एक मैसेज डाल दूं कि वीडियो आज नहीं आ पाएगा, तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर सोचा यार जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं वीडियो का कि वीडियो आएगा तो अपन पढ़ेंगे, तो फिर उनका डे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास में फिर कोई प्लानिंग नहीं है ना, अल्टरनेट प्लानिंग नहीं है कि वीडियो नहीं आया तो अपन को क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए उनका दिन वेस्ट हो, इससे बेटर तो ये है कि मैंने वीडियो बना दूँ, है ना। टाइम ख़राब नहीं हो तुम लोगों का। हो इसमें सांस भर गया इतने समय से। चलो हाँ, अब देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स खूब आते हैं इसके ऊपर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज को समझो, इसमें क्या चीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास में एक ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ होगा ये ऐसे, ठीक है, इसको मैंने कुछ चार्ज दे रखा है, कुछ भी चार्ज मान लो, फर्स्ट स्फीयर है, चार्ज चार्ज दे रखा है, मान लो इसको Q1, इसकी कैपेसिटेंस है मान लो C1, इसकी रेडियस है मान लो R1, इस पे पोटेंशियल मैंने मान लिया कितना है V1। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन मान ली, और इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी हुई है मान लो U1। ठीक है, ऐसे ही इसको अपन ने नाम दे दिया स्फीयर A। ठीक है, एक दूसरा स्फीयर और लिया, अलग साइज का है, इस पर भी चार्ज दिया मैंने, ठीक है, सेम चार्ज नहीं दिया, कुछ अलग चार्ज दिया, और इसको भी वही अपन ने क्या कर रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इसको चार्ज मैंने दे दिया Q2, कैपेसिटेंस इसकी है C2, रेडियस इसकी है R2, पोटेंशियल इस पर हो गया V2, और एनर्जी जो स्टोर हुई है वो क्या हो गई U2। ठीक है, उसके बाद में क्या किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि यदि इन दोनों स्फीयर को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं,
ठीक है। तो चार्ज जो है वो या तो इधर से इधर फ्लो होगा या इधर से इधर फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा वो चीज़ अपन को देखनी है, और कितना फ्लो होगा वो चीज़ अपन को देखनी है, और फ्लो होने में क्या एनर्जी का भी लॉस होता है वो चीज़ अपन को देखनी है। तो जैसे ही मैंने दोनों को आपस में कनेक्ट किया, जैसे मान लो ये तो स्फीयर ए था, ठीक है, और ये अपने पास में स्फीयर बी था, ठीक है, साइज पहले से छोटी हो गई है, ठीक है, मैंने इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, सेम साइज है, ऐसा नहीं है साइज छोटे हो गई है, चार्ज इधर उधर हो गए तो ये स्फीयर ए था, ये स्फीयर बी था, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगी, कैपेसिटेंस तो उतनी ही रहनी है भाई, कैपेसिटेंस तो स्फीयर की चेंज नहीं होती है, कैपेसिटेंस C1 C2 रह गई। चार्ज मान लो इस पर तो हो गया Q1 डैश और इस पर हो गया मान लो Q2 डैश, रेडियस इसकी उतनी रहनी है R1, इसकी रेडियस उतनी ही रहनी है R2, इस पे पोटेंशियल कितना। अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, यानी चार्ज कब तक फ्लो होगा इस वायर से, कईयों के आंसर ये आते हैं चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों स्फीयर पे चार्ज की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। मैंने देखा तो सेम ली गया, Q1 डैश Q2 डैश लिए, इसका मतलब सेम तो नहीं ली। और वैसे भी चार्ज का फ्लो जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक चार्ज सेम हो तब तक फ्लो होता रहेगा, चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। समझ में आ रही चीज़, चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहा, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। इसका मतलब इस वायर से चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो, सेम नहीं हो जाए, ठीक है। और जैसे ही सेम हो गया तो यहाँ से फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रखी है वो मैंने मान ली U1 डैश और इस पर अपन ने मान ली U2 डैश, ठीक है। वही दोनों रखे हुए कैसे हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं, रख दिया। अब अपन को इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, देखो क्या क्या निकालनी वो चीज़ बाद में देखेंगे। मैं ये बोल सकता हूँ क्या, समझना, Q1 = C1 V1 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है Q2 = C2 V2, यहाँ पे हो सकता है Q1 डैश = C1 V, और यहाँ पे हो सकता है Q2 डैश = C2 V। ये तो चार्जेस की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये अपन फॉर्मूले काम में लेंगे, इसमें मैं पहले लिख रहा हूँ। एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होगी U1, इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी होगी, ठीक है। अपने पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, 1/2 CV² या 1/2 QV या Q²/2C। अभी 3 फॉर्मूले डराइव किए थे अपने, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 1/2 C1 V1² हो जाएगी। तो एनर्जी जो स्टोर होगी इसके अंदर वो हो जाएगी 1/2 C1 V1² हो जाएगी। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 1/2 C2 V2² हो जाएगी। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी U1 डैश वो हो जाएगी 1/2 C1 V², ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल कितना हो गया V। और इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 C2 V²। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अपन को फॉर्मूले क्या क्या निकालने हैं। एक तो फॉर्मूला इसमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, एक तो फॉर्मूला अपन को क्या निकालना है, एक तो फॉर्मूला अपन को निकालना है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखो अपन को ये पता है कि जब चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो क्या चार्ज का लॉस भी होगा, चार्ज तो क्या लॉस तो नहीं हो सकता, चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब पहले यहाँ पर जितना टोटल चार्ज था अभी भी यहाँ पर उतना ही टोटल चार्ज है। भी चार्ज हो सकता है इधर से उधर चला गया, उधर से इधर आ गया, लेकिन टोटल चार्ज तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जितना टोटल चार्ज है कितना है Q1 + Q2, और यहाँ पे कितना है Q1 डैश + Q2 डैश। तो दोनों चार्जेस जो होंगे Q1 + Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q1 डैश + Q2 डैश, क्योंकि अपन बोलेंगे इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज का कभी भी लॉस नहीं होगा।
तो अपन ये बोल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनल टोटल चार्ज यानी कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल टोटल चार्ज यानी कि Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो, ये वैल्यू इसलिए रखिए ताकि अपन यहाँ पुट कर दें। Q1 डैश तो क्या है C1V, Q2 डैश क्या है C2V, तो अपन बोल देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा C1V प्लस C2V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 यानी कि C1V1 प्लस C2V2, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी कि C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा। V कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा C1 प्लस C2, तो यहाँ से फॉर्मूला जो बनेगा, ठीक है यहीं लिख देते हैं, यहाँ से जो अपना फॉर्मूला बनेगा कॉमन पोटेंशियल का, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा V इक्वस टू, समझना V इक्वस टू, V को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया C1 प्लस C2, तो ये C1V1 प्लस C2V2, एक तो ऐसे कैसे C1V1 प्लस C2V2, और C1 प्लस C2 जो यहाँ पे कॉमन आया है वो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ये जो फॉर्मूला अपने पास में आता है, ये फॉर्मूला आता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। दोनों स्फीयर पे फाइनली जो पोटेंशियल बन जाएगा उस पोटेंशियल को नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला बनता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैसे, इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है, एक फॉर्मूला ये तो अपन ने पढ़ा था यदि याद हो तो, स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πε0R, पढ़ा था। तो C1 की जगह तो मैं क्या बोल सकता हूँ, C1 की जगह बोल सकते हैं 4πε0R1, और V1 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस C2 की जगह बोल सकते हैं 4πε0R2, V2 ऐसे कैसे रहेगा, डिवाइड बाई C1 की जगह तो बोलेंगे 4πε0R1 प्लस C2 की जगह बोलेंगे 4πε0R2। 4πε0 कॉमन आके कैंसिल, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ तो बचेगा R1V1 प्लस यहाँ क्या बचेगा R2V2 अपॉन यहाँ क्या बचेगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बनता है, दिख रहा है नीचे वाला, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं बोल देता हूँ क्या बनेगा, R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, एक फॉर्मूला अपना ये बनेगा कॉमन पोटेंशियल का। समझ में आ रही चीज़, डेरिवेशन थोड़ी लंबी चौड़ी है इसलिए मैं थोड़ी जगह बचाते हुए चल रहा हूँ। ये तो अपने पास में आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, नेक्स्ट अपने पास में आता है कि चार्जेस जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास में आता है बी पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो बी पॉइंट अपन बोल सकते हैं रेशियो ऑफ चार्जेस। तो मैं ये बोल सकता हूँ चार्जेस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। Q1 डैश किसके इक्वल है C1V, और Q2 डैश किसके इक्वल है C2V। तो अपन बोल देंगे C1V अपॉन C2V। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यानी कि चार्जेस जो है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसकी कैपेसिटेंस हायर होगी उस पर चार्ज हायर चला जाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर चार्ज कम चला जाएगा। भी कैपेसिटेंस यदि C1 ज़्यादा है तो Q1 डैश ज़्यादा होगा, और C2 ज़्यादा है तो Q2 डैश ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उस पर चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और लास्ट अपन को निकालना है इसके अंदर एनर्जी लॉस कितना हुआ है, क्या एनर्जी लॉस हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है, ये चीज़ अपन को देखनी है। तो एनर्जी लॉस यदि मुझे निकालना है तो लॉस कैसे निकालेंगे, किसी का भी लॉस कैसे निकाला जाता है, इनिशियल टोटल एनर्जी माइनस फाइनल टोटल एनर्जी। तो लॉस पता चल जाएगा भी इनिशियल में 100 जूल थी, फाइनल में मान लो 80 जूल रह गई, तो लॉस कितना हुआ 100 माइनस 80 यानी कि 20 जूल। क्लियर, तो मैं ये बोल दूंगा एनर्जी लॉस कितना हुआ, इनिशियल टोटल एनर्जी प्लस फाइनल टोटल एनर्जी, सॉरी माइनस फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है, ये अपने पास में एनर्जी लॉस आएगा। ढंग से समझना, डेरिवेशन थोड़ी सी बड़ी है। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है, इनिशियली कंडीशन ये थी, इस पे तो कितनी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, और इस पे कितनी थी हाफ C2V2 स्क्वायर। तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। तो
तो इनिशियल टोटल एनर्जी तो मेरे पास में आई 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल टोटल एनर्जी ये वाली कितनी है, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, यानी कि मैं बोल दूंगा फाइनल जो टोटल एनर्जी आएगी 1/2 हाफ C1V स्क्वायर प्लस 1/2 हाफ C2V स्क्वायर हो जाएगी। ये अपने पास में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, आगे देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसको कैसे आगे सोल्व करेंगे। 1/2 1/2 1/2 1/2 ये तो कॉमन आ सकता है, 1/2 को अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर तो अंदर बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचेगा देखो माइनस का C1 प्लस C2 और अब बाहर क्या निकल सकता है V स्क्वायर, तो मैं ये बोल दूंगा माइनस में C1 प्लस C2 और बाहर क्या निकल के आ गया V स्क्वायर। समझ में आई चीज़ क्या किया मैंने, माइनस तो ऐसे कैसे चलने दिया, हाफ को तो पहले ही निकाल चुके हैं अपन, ठीक है, और V को निकाल लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा C1 प्लस C2 बचेगा। अब V का फॉर्मूला क्या था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 था। इस V के फॉर्मूले को यहाँ पुट करो तो डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 ऐसे कैसे, ठीक है, V स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर कर दूंगा तो मैं ऊपर वाले का तो अलग लिख देता हूँ, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ तक। एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ये बचेगा डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल हो गया एक, तो बचा क्या, इसको ओपन कर दो पूरे को, A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2C1 C2 V1 V2, ठीक है, 2AB यानी कि 2C1 V1 C2 V2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2C1 C2 V1 V2 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2 का होल C1 प्लस C2 एक तो कैंसिल हो ही गया C1 प्लस C2। थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, कैलकुलेशन ये बाकी है कुछ नहीं ऐसा कुछ, एक C1 प्लस C2 से तो एक कैंसिल हो गया तो एक बच गया, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2, अंदर क्या रह जाएगा, एलसीएम क्या आएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब देखो थोड़ी इससे कैलकुलेशन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, C1 प्लस C2 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई, तो पहले C1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आ गया, फिर C2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा C1 C2 और V1 स्क्वायर हो गया प्लस C2 V2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो क्या मल्टीप्लाई करो C1 मल्टीप्लाई करो, C1 यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, फिर C2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जगह नहीं है, या तो इसको इधर लिखते हैं अपन तो सही रहता, मैं इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको इरेज करके ताकि समझ में आ जाए चीज़ें क्या हुआ है। हाँ ये तो अब अपना हो ही गया इतना तो है ना, क्योंकि थोड़ी सी मैंने पहले बोला था थोड़ी लंबी डेरिवेशन है कैलकुलेशन ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इनको, बस वो कैलकुलेशन ही थोड़ी सी लंबी है इसमें। तो अब समझना इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ चीज़ों को खोल के, जो जहाँ तक कर दिया वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ डेल्टा U इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2 तो ऐसे कैसे, ये पूरी चीज़ तो एक बार मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है, और अपन ने एलसीएम क्या लिया है C1 प्लस C2, ठीक है, और जब C1 को इससे C1 प्लस C2 पूरे को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या बनेगा
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर C1 प्लस C2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इससे पूरे से C2 V2 स्क्वायर प्लस, तो C1 को मल्टीप्लाई किया तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये माइनस, ठीक है। अब माइनस अंदर पूरा खुल जाएगा, पूरे को ओपन कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सारी टर्म्स माइनस में आ जाएगी, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2C1 C2 V1 V2 माइनस में 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। ये अपने पास में निकल के आएगा, यहाँ भी जगह कम पड़ेगी गैस की टर्म, ठीक है। चलो अब समझो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में कैंसिल, इसने तो इसको मार दिया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में, इसने इसको मार दिया। अपने पास क्या बचा, C1 C2 V1 स्क्वायर, जो बच रहा है उसको लिख लो एक बार, जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, पूरे को ओपन कर दो, ओपन कर देंगे तो 2 नीचे चला जाएगा और कुछ नहीं है। ऊपर तो क्या बचेगा, C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल, माइनस का बचेगा 2C1 C2 V1 V2 माइनस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइड बाई क्या रह जाएगा, 2C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो C1 C2 कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, यदि मैंने C1 C2 कॉमन ले लिया और नीचे क्या है 2C1 प्लस C2 और कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये बनेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बन जाएगा। ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 क्या A माइनस B का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा U इक्वल्स टू, या तो ऐसे कैसे C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा एनर्जी लॉस का, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डेरिवेशन पोर्शन है और मैंने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल मैंने डेरिवेशन करी है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तुम्हें दिख रही होगी लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में केवल अपन ने इतना ही किया है, ठीक है। फिर यहाँ से v को कॉमन लेके v की वैल्यू ही पुट करिए, फिर तो एलसीएम में लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसलिए ऐसा मत समझो कि बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन है मतलब सिंपल है डेरिवेशन, थोड़ी सी टर्म्स बहुत लंबी चौड़ी हो गई, ठीक है, ये टर्म्स बहुत लंबी चौड़ी हो गई, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है फाइनल। और वैसे डेरिवेशन आती नहीं है एग्जाम में, इसकी डेरिवेशन वैसे एग्जाम में नहीं आएगी, निश्चिंत रहो, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझना, क्या समझना है वो चीज़ समझना, ये जो डेल्टा U आया है ये कौन सा डेल्टा U है, ये डेल्टा U है U इनिशियल माइनस U फाइनल, ऐसा ही तो है, ये डेल्टा U कौन सा था, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ऐसा ही था। अब देखो यदि मैं बोलूँ V1 इज मोर देन V2, यानी कि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा, और V1 यदि V2 से ज़्यादा है तो ये टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव आएगी तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, ये पूरा पॉजिटिव, तो डेल्टा U भी पॉजिटिव, डेल्टा U पॉजिटिव होने का मतलब U इनिशियल ज़्यादा है U फाइनल से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में U इनिशियल ज़्यादा है U फाइनल से, और जब इनिशियल एनर्जी फाइनल से ज़्यादा होगी तो एक्चुअल में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, यदि V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होगी, V2 की, ये तो पूरा पॉजिटिव में रहेगा ही रहेगा, V2 की वैल्यू यदि V1 से ज़्यादा होगी तो ये डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव में डिफरेंस है, लेकिन स्क्वायर होगी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। स्क्वायर हो गया, यदि पॉजिटिव में हो गया तो फिर से डेल्टा U कैसा आया, पॉजिटिव में आया। डेल्टा U पॉजिटिव में आने का मतलब इनिशियल फाइनल से ज़्यादा है,
यानी कि इस कंडीशन में भी इनिशियल जो है वो फाइनल से ज़्यादा होगी, यानी कुल मिला के क्या होना है, लॉस ही होना है। तो चाहे पोटेंशियल इसका ज़्यादा हो, चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा हो, चाहे पोटेंशियल इसका ज़्यादा हो, चार्ज इधर से इधर फ्लो हो रहा हो, दोनों की कंडीशन में लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि इस वायर में ये एनर्जी कहाँ लॉस हुई है, ये समझो, ये एनर्जी कहाँ लॉस होगी, इस वायर में जब चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज जो वायर जो है वो हीटअप होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। तो जब गर्म होने लग जाएगा तो कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती रहेगी। समझ में आ रही चीज़? तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलती रहेगी, इसलिए चार्ज चाहे ऐसे फ्लो चाहे चार्ज ऐसे फ्लो, यदि वायर में चार्ज फ्लो हो गया तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। क्लियर है? और थर्ड कंडीशन में यदि मैं देख लूँ कि V1 इक्वल्स टू V2 तो क्या होगा, यदि V1 इक्वल्स टू V2 हो तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो। डिफरेंस जीरो होने का मतलब डेल्टा U भी क्या होगा, जीरो। डेल्टा जीरो का होने का मतलब U इनिशियल इक्वल्स टू क्या है, U फाइनल। यानी कि इस कंडीशन में U इनिशियल किसके है, इक्वल है U फाइनल। यानी कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों आपस में इक्वल होगी, यानी कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा। क्योंकि जब दोनों पे पोटेंशियल ही सेम है इनिशियली, तो अपन बोल रहे थे पोटेंशियल का डिफरेंस होने पर ही चार्ज का फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही सेम है, सॉरी पोटेंशियल ही सेम है, तो इस वायर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। और इस वायर में जब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। यानी कि जो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही थी वो एनर्जी कोई भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये चार्ज इस वायर में चार्ज ही फ्लो नहीं होगा तो कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये अपने पास में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जितनी भी डेरिवेशंस थी वो अपन ने सारी डेरिवेशंस जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बता दूं, फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले अपने क्या क्या आए हैं वो फॉर्मूले मैं लिख लेता हूँ। चाहे एक तो एनर्जी लॉस का अपने पास में फॉर्मूला आया है, और समझो कि और क्या है, एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है, एक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आया है, और एक चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उन चार्जेस का रेशो आया है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर अपने पास में क्या आया था, R1V1 प्लस R2V2 अपॉन R1 प्लस R2। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास में आया है। ठीक है, और एक अपने पास में एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये आया है, डेल्टा U इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में एक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आया है, और एक चार्जेस का रेशो का फॉर्मूला अपने पास में क्या निकल के आया है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये एक अपने पास में रेशो का फॉर्मूला निकल के आया है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है स्फीयर ही हो, जरूरी नहीं है स्फीयर ही हो। कंडक्टिंग प्लेट भी हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकता है, कैसी भी शेप का हो सकता है, फॉर्मूला अपने ये लगने हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि स्फीयर हो तभी अपन ये फॉर्मूला लगाएं। रीडिस्ट्रीब्यूशन यदि कनेक्ट हो रहे हैं, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला अपना यही बनेगा। ठीक है, तो ये अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। आज इतना ही पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी पता नहीं, जैसे बोल रहा हूँ, सांस भर रही है। ठीक है, कोरोना नहीं हुआ है लेकिन सांस भर रही है। ठीक है, कोरोना के सिम्टम्स होते हैं बुखार आना। ठीक है, तो वो बुखार मेरे नहीं आई है। सांस भी मतलब ये हो रहा है कि थोड़ा जुकाम शायद हो रही है, तो उससे हो रहा होगा। चलो कोई ना, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। चैप्टर कल जो है कंप्लीट हो जाएगा, कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपने इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, नेट के क्वेश्चन, IIT के क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे। तो NCERT के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको पढ़ो, अच्छे से तैयार करो, और बाकी कल अपन देखेंगे। तब तक वेरी ऑल द बेस्ट।